Presented by Signature Global. Associate sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Specialty Hospital, bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. Canvin Foundation, उम्मीद स्वस्थ भारत की. स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर. वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस. थैंक यू आयुष. हम लगातार किसी न किसी विषय को लेकर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और अब बात करेंगे शिक्षा को लेकर. परिमल जी, क्योंकि आप अक्सर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हर पहलू पर बात भी करते हैं और इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि क्या कमियां हैं और क्या कुछ बेहतर हो सकता है. अब क्योंकि हम साउथ हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं, तो साउथ हरियाणा में शिक्षा को लेकर फिलहाल क्या स्तर है और किस तरह की स्थिति है? देखिए मैम, जो है किसी भी देश समाज के अंदर जो है जैसी रिक्वायरमेंट होती है तो शिक्षा को भी उसी के अनुसार चेंज होना होता है. साउथ हरियाणा के अंदर हम बात करेंगे, गुरुग्राम की बात करेंगे, फरीदाबाद की बात करेंगे. यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है विदेशी कंपनियों के ऑफिसेज हैं. यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर इंडिया को, हरियाणा को, गुरुग्राम को रिप्रेजेंट करने वाले लोग चाहिए, तो उस प्रकार की एजुकेशन यहाँ पर भी चाहिए. दो बातें मुझे लगती हैं. एक, बेसिक एजुकेशन कि सब लोगों को सब चीज़ों का एक नॉर्मल ज्ञान हो, और दूसरा फिर उसको स्किल्स जैसे रिक्वायर्ड हैं, भाई जिस प्रकार के ऑफिसेस हैं, जिस प्रकार के काम हैं और जिस प्रकार का पोर्टफोलियो फिर उन लोगों का बनता है, तो उस प्रकार की एजुकेशन, ये दो चीज़ें जो है हमेशा ही किसी भी देश समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं. जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने जो है कोर्सेज़ को, अपने करिकुलम को अपग्रेड कर रही हैं, और कुछ चीज़ें क्या है कि वो पुराने के उसी ढर्रे पर चल रही हैं और आज रिक्वायरमेंट ऑफिसेज में कुछ है और पढ़ाया कुछ जा रहा है. इस कारण से बच्चों का रुझान उस एजुकेशन से, उस पढ़ाई से हट गया है. जैसे पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है कि भाई और डेवलपमेंट करना चाहिए, बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, बच्चा खुश रह पाए, बच्चा सामाजिक बने, उसके अंदर सामाजिक बुराइयां ना हो, ये सब चीज़ें ठीक है. लेकिन उसके साथ एक अच्छा रोजगार भी उसके पास होना चाहिए और ये टारगेटेड होना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से वो जो है चाहता है और कैसे उसके अंदर पहले से गुण हैं, स्किल्स हैं. अब आप कितना ही सिखाइए, हाथी तैरने में उतना तेज नहीं हो सकता जितने की मछली है. कितना ही आप मछली को सिखाइए, वो जो है जैसे पेड़ पर चढ़ना, तो वो चीज़ें, तो किसी भी बच्चे की इनबॉर्न क्वालिटीज़ क्या हैं और आगे उसकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस चीज़ के गैप को पूरा करने का काम करती है एजुकेशन, और इसी पर एजुकेशन को काम करना चाहिए. ये ना सिर्फ साउथ हरियाणा, ये तो हर जगह उसी प्रकार से है. जैसे जींद के क्षेत्र में उस प्रकार के ऑफिसेज नहीं है, कैथल में वैसे ऑफिसेज नहीं है, अंबाला में वैसे ऑफिसेज नहीं है, लेकिन गुरुग्राम में आप देखोगे वहाँ से वहाँ तक गुजरते हुए तो सभी ही जो भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, उस प्रकार के जो है ऑफिसेज हैं. तो यहाँ पर थोड़ा सा देश काल समाज स्थिति उस हिसाब से स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाई का वो रुतबा होना चाहिए और उस प्रकार से जो है उनका करिकुलम होना चाहिए ताकि वे बच्चे वहाँ पर जाकर के फिट हो सके. फिर जिन बच्चों में उस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं और प्रीवियस नॉलेज उस प्रकार का नहीं है उनके अंदर, तो फिर वे बच्चे जो है क्या उनके अंदर है और वो क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, चलिए इस बात पर आगे और भी डीपली जाकर बात करेंगे. दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हम यहाँ पर साउथ हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं और साउथ हरियाणा की बात की जाए तो खासकर गुरुग्राम की बात करें तो जाहिर है कि यहाँ पर जहाँ पर भी देखो तो बहुत सारे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे. लेकिन अगर ओवरऑल साउथ हरियाणा की हम बात करते हैं तो क्या सभी जगह स्थिति सेम ही है? और जाहिर है क्योंकि ये शहरी इलाका पड़ जाता है तो यहाँ के पैरामीटर्स अलग हो जाते हैं और कुछ असर तो उसको दिखाई देगा एजुकेशन के स्तर पर, एजुकेशन के लेवल पे कि हाँ वो डेवलप्ड है. लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए, जो सिचुएशन होनी चाहिए, जो तस्वीर होनी चाहिए, क्या वाकई में वो है? देखिए, ऐसा है कि अगर हरियाणा को पूरे टोटल में देखा जाए तो यहाँ पे पहले केवल एक ही विश्वविद्यालय हुआ करता था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय.
और यदि मैं विश्वविद्यालय की बात करूं तो आज की डेट में यहाँ पे 22 सरकारी विश्वविद्यालय हैं हरियाणा में टोटल, और उसमें से जो काफ़ी सारे विश्वविद्यालय जो प्राइवेट में हैं वो तो लगभग 40 के करीब हैं। तो जो हरियाणा का जो साउथ जो पार्ट है, साउथ हरियाणा जो गुड़गांव और फरीदाबाद से जो बनता है, यहाँ पर लगभग 15 के करीब विश्वविद्यालय प्राइवेट में हैं और सरकारी विश्वविद्यालय 2 हैं, 3 हो गए बल्कि अब तो। एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी अपने आप में एक 5 साल पुरानी यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ पर, एक फरीदाबाद में जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी रहती है, और एक नई यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी जो CM साहब ने अभी बनाई वो पलवल में बनी है। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार में जो पिछले 7-8 साल में इन विश्वविद्यालयों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है। नहीं तो पहले केवल कुरुक्षेत्र और रोहतक ये 2 विश्वविद्यालय होते थे, लेकिन इस सरकार में लगभग पिछले 7-8 साल में जो ये 3-4 विश्वविद्यालय इधर की तरफ साउथ में आए, इनकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा हो रहा है। और मेन बात यह है कि जो ये विश्वविद्यालय इनका जो टीचिंग लर्निंग का रुझान है वो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग नहीं है। यहाँ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, वो हम इन विश्वविद्यालय में लेके आए हैं। खासकर मैं अगर गुरुग्राम विश्वविद्यालय की बात करूं तो हमने जो बीटेक प्रोग्राम शुरू किए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जो हमारे वाकई में इस एरिया की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने कोर्सेज शुरू किए हैं। और भी अनेक कोर्सेज यहाँ पर विश्वविद्यालय में आए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में, क्योंकि गुरुग्राम एक नेशनल कैपिटल रीजन में एरिया आता है, तो यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों में जो ये विश्वविद्यालय बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आएंगे और यहाँ के एरिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। बिल्कुल। परिमल जी, देखिए, एक होता है शिक्षा, एक होती है साक्षरता, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा नहीं मैम, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। और देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बात करती है कि हम लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं, राशि खर्च कर रहे हैं, ताकि जो साक्षरता स्तर है वो बढ़ सके। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके लिए कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है शिक्षा को लेकर। ये जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाली बात है, जमीनी स्तर पर कितनी सफल है? देखिए मैम, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करके देश में बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, क्योंकि यहां पर साक्षरता पर काम होता है, उस पढ़ाई पर बात नहीं होती है, एजुकेशन पर बात नहीं होती है, एजुकेट नहीं करते, लिटरेट करते हैं। यहां ये प्रॉब्लम है। जैसे आज तक जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज बनी है, जैसे अब भी बनी है, उसके अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर कोई काम नहीं है, जो स्कूली लेवल की शिक्षा है उसके ऊपर कोई काम नहीं है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चीजें नहीं है। जो बदलाव किए गए हैं वो कॉलेज लेवल पर, जैसे ग्रेजुएशन के लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर और टेक्निकल एजुकेशन के लेवल पर, उन सब चीजों को किया गया है। जैसे वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर सोनीपत में ही कॉन्क्लेव हो रहा था, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? तो मुख्यमंत्री जी के पास, जो है शिक्षा मंत्री जी के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब हम बातें करें, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें लिखी वो सही है या गलत है, उस बात से हम सहमत हैं या नहीं है, लेकिन जितनी बातें इन्होंने कही हैं कि इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूनिवर्सिटीज की सर ने बताया, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज बढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे हकीम बढ़ते गए वैसे वैसे दर्द बढ़ता गया। मामला ये हो रहा है कि जितने ज्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ये सब चीजें बढ़ी, उसी हिसाब से बेरोजगारी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा। हरियाणा में इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। जैसे जो मैं अभी बात कर रहा था, जो प्राइमरी लेवल पर जो बेसिक एजुकेशन है, जैसे हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देखें तो उनके अंदर वो बात नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, 2 लेवल के स्कूल्स हैं, 2 लेवल के उन स्कूलों की बात करें तो कुछ लोग वे हैं जो बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत बढ़िया चल भी रहे हैं, लेकिन वहाँ फीस 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना है। और जो स्कूल उस प्रकार से चल नहीं रहे हैं तो वहाँ पर जैसे जो फीस कम है तो वहाँ पर उस लेवल के टीचर नहीं है। स्कूली लेवल का जो ये काम है जो वहाँ जा करके फंसता है। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कुछ भी है, वहां पर हर जगह पर बात होती टॉपर्स को दिखाने की कि इस बच्चे ने इतना बढ़िया किया, इस बच्चे ने यहां पर एडमिशन ले लिया, इसका वहां पर सिलेक्शन हो गया, इसका इतने का पैकेज हो गया। लेकिन पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहां पर कई हजार बच्चे होते हैं, वहां पर दिखाने को 1, 2, 4, 10 रिजल्ट अगर हैं, तो जो बाकी लोग हैं उनका क्या हाल है, उनके बारे में क्या कहें? तो फिर वे लोग जो है ना कहीं गलत रास्ता पकड़ते हैं, वे अपराध का रास्ते पर जाते हैं, कहीं और दिक्कत है। तो जो स्कूली लेवल पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए टीचर्स को कि स्टूडेंट के अंदर ये गुण है और इसको ये करना चाहिए,
उसको फिर डिग्री लेवल पर जाता है तो उसने गलत कोर्स चूज कर लिया, सही कोर्स चूज कर लिया। होता क्या है कि हम बच्चा चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका प्रीवियस नॉलेज लेवल, उसका बैकग्राउंड और बाकी चीजें नहीं देखते हैं, उस बच्चे को बस ठेल देते हैं। अब जो है हाल क्या हो गया है, जैसे कहीं पर भी देखो साइंस की तरफ अब इतना ज्यादा रुझान है, बच्चे जो है आर्ट्स और कॉमर्स को छोड़ करके साइंस में सबसे ज्यादा। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो साइंस में 10% स्टूडेंट भी नहीं होते थे। आर्ट्स में जैसे अगर 10 सेक्शन है तो साइंस में 2 या 3 या 1 ही होता था। अब हाल उल्टा हो गया है, आर्ट्स के अंदर 1 और साइंस के अंदर इतने ज्यादा। इसी कारण से बच्चे डिप्रेशन में हैं, इसी कारण से बच्चे ओवरबर्डन है और इसी कारण से बच्चे पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट अब एजुकेशन में ज्यादा है पहले की बजाय। तो बच्चा जब पढ़ने लगता है और वो कामयाबी से पहले छोड़ देता है तो ये मामला गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके अंदर जो ये पहला साल करके तो उसको एक डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल का उसको जो है कुछ एक जो 3 साल में डिग्री मिलती है, 2 साल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वोकेशनल का कुछ मिलेगा। अब 4 साल में उसको जो है फिर वो जो 4 ईयर कोर्स की डिग्री मिलेगी। तो अब 1 साल में बच्चे को वो सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट का करना क्या है? अब जो सर्टिफिकेट काम नहीं आते, काम आते हैं उसके पास स्किल्स, पढ़ाई और उसका रोजगार, उसका ज्ञान और उसको यूज करने की टेक्निक। तो इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। फिलहाल कुछ कोर्सेज को लेकर बात तो हुई है, जिस तरीके से कहा जा रहा है ग्रेजुएशन को लेकर कि वो 4 साल की होगी, जिसमें अभी आप बता रहे थे 2 साल में सर्टिफिकेट देंगे, फिर 3 साल में डिप्लोमा देंगे, उसके बाद डिग्री देंगे, फिर हम स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। तो फिर ये नीति तो अच्छी हुई। नहीं, स्किल्स के ऊपर कब करेंगे काम? मैं ये कह रहा हूं जैसे फर्स्ट ईयर करके बच्चा ड्रॉप करता है तो उसको कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। मैं कह रहा हूं उसको डिप्लोमा मिल गया तो उसको आगे पढ़ने की ललक नहीं रहती है। अभी क्या है, जैसे किसी ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तो क्या करता है, चलो भाई मैं आगे भी पढ़ता हूं, आगे भी पढ़ता हूं, अपनी डिग्री पूरी करने के लिए पढ़ता है। उसमें हर साल पर जो है एग्जिट दे दिया, उसके कारण ड्रॉप रेट और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, पहले जो बच्चे पढ़ते थे, जैसे साइंस पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई आदमी जो है जैसे कॉमर्स पढ़ रहा है, तो उसका एक बैकग्राउंड बनता था, भाई ये सीए बनेगा, ये इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में जाएगा, ये बच्चा कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज में जाएगा। लेकिन अब जो ये मिक्स हो जाएगा, एक बायोलॉजी पढ़ेगा, दूसरा हिस्ट्री पढ़ेगा टॉपिक और तीसरा वो जो है कॉमर्स का कोई पढ़ेगा, तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन बनके फाइनली वो क्या बनेगा बच्चा। जैसे कोर्स के दौरान तो ठीक है, प्री कोर्स भी ठीक है, लेकिन पोस्ट कोर्स क्या? अब भी इस एजुकेशन के अंदर बहुत भयंकर गड़बड़ क्या है कि बीकॉम करते हैं बच्चे और बीकॉम के बाद बीएड, बीकॉम बीएड करने के बाद एक भी डिग्री आज तक नहीं आई है। और कब से ये यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, कब से बीएड हो रही है, कितने लाखों लोगों ने बीएड करवा दी, उनको कोई चांस ही नहीं मिलता है। वे सभी लोग बेरोजगार हैं, उनकी आवाज उठाने वाला है कौन, उनके बारे में कौन पूछे? तो वैसा ही हाल अब फिर और ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार की कोर्सेज और डिग्री हो जाएंगी लेकिन उनका कहीं पर भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। बेरोजगारी का कनेक्शन किस तरीके से, क्योंकि भर्तियां नहीं निकली इसीलिए बेरोजगारी है। अरे भर्ती होने के लिए उसकी रिक्वायर्ड स्किल्स तो होनी चाहिए ना, वो रिक्वायर्ड स्किल्स पूरी नहीं होती हैं। जैसे बीकॉम बीएड की कोई वैकेंसी आती नहीं है टीचिंग में, बीए बीएड की आती हैं, बीएससी बीएड की आती हैं, लेकिन बीकॉम बीएड की नहीं आती हैं। लेकिन बीएड के कॉलेजेस अपनी सीट पूरी करने के लिए बीकॉम के स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं और उनको पता है कि इसके बाद इनका कोई फ्यूचर नहीं है। उसके बावजूद भी साल दर साल लाखों लोगों के कोर्सेज देश भर में होते रहते हैं जिनका आगे कोई स्कोप नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। वैसा ही काम इस नई शिक्षा नीति में अब होगा। इसके अंदर ऐसे कोर्सेज बनेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिनका आगे फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं होगा और ये बेरोजगारी को और ज्यादा बढ़ाएगा। बिल्कुल, ये तो भविष्य से खेलने वाली बात हो गई है। दिनेश जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी इसी मुद्दे को लेकर कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस नए टर्म से। देखो, मैं परिमल जी की जो नॉलेज है वो अलग तरह की है, मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एनईपी के बारे में शायद इन्होंने पता नहीं कितना पढ़ा है। सर मैंने एनईपी मैंने भी कई बार पढ़ी है और ये चीज़ नहीं है। एनईपी के माध्यम से मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को फ्रीडम दी जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, बाद में पता चलता है यार इंजीनियरिंग तो मेरे काम की नहीं थी, मेरे को तो कुछ और भी करना चाहिए था, म्यूजिक करना चाहिए था साथ में, मैं बढ़िया एक्टर बन सकता था फिल्मों में। तो वो फैसिलिटी होती नहीं थी पहले। आपको इंजीनियर ही बनना पड़ेगा 4 साल बाद, क्योंकि चाहे आपने क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन एनईपी में एक ऐसा है कि आप पढ़ते पढ़ते
पढ़ते बीच में कई सारे के और सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो जो आपके शौक और जो आपको हुनर है, जो आपके अंदर की जो इच्छा है, उसको पूरी कर सकते हो एडीपी के माध्यम से। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि भाई 1 साल छोड़ के दूसरे साल में कोर्स चले जाओगे, तो उसमें भी इन्होंने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। कभी कभी बच्चे को पारिवारिक स्थिति उसकी ऐसी होती है कि वो नौकरी करनी पड़ती है उसको परिवार चलाने के लिए। 1 साल बाद 2 साल बाद उसको लगता है यार मैं अब अभी परिवार चलाने में मेरे को समस्या आ रही है, मेरे को कमाई करनी है, मेरे को नौकरी करके, और बाद में फिर याद आता है कि यार चलो अब मैं थोड़ा सही सक्षम हो गया हूँ और मैं अपनी डिग्री भी कर सकता हूँ। तो 7 साल में आप अपनी डिग्री भी पूरी कर सकते हो। और अब तो इसमें हर जगह स्किल का कंपोनेंट होगा। अब स्किल के बिना पढ़ाई पूरी नहीं होगी। हर डिग्री में 4 साल की डिग्री में स्किल का कंपोनेंट जरूर रहेगा, 20-25% स्किल रहेगी। तो जब स्किलफुल बंदा निकलेगा बाहर तो उसको कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिलेगी। मेरे को लगता है कि बेरोजगारी इसकी वजह से काफी कम होने वाली है। मैं तो ये समझता हूँ। सर एक लाइन आती मैम बहुत अच्छी लगती है कि किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए ये शौक नहीं हैसियत तय करती है। जैसे बच्चा 10वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक पढ़ रहा है तो क्या उसको ये नहीं पता कि वो 1 साल तक अपना घर चला सकता है, या 2 साल तक, या 3 साल तक, या 4 साल तक। अब जिनके घर में अब जो है, जैसे हम लोग सर अक्सर बात करते हैं, भाई अगर तुम्हारे घर में 100-200-500 किले जमीन है तो तुम्हें क्या जरूरत है जॉब की। अगर तुम्हारे जो है 2-4 शोरूम कहीं पर जो है अलग अलग मॉल्स में पड़े हैं, कई लाख रुपए किराया आता है, तुम्हें क्या जरूरत है जॉब की। अगर तुम्हारी जो है पिताजी की 2-4 फैक्ट्रियां चल रही हैं, थोड़े बड़े होकर के तुम्हें फैक्ट्रियां चलानी है, तो फिर जॉब की क्या जरूरत है। तो अपनी हैसियत को क्या बच्चे को 10वीं 12वीं क्लास तक नहीं पता चल जाना चाहिए, और जो उसकी पारिवारिक कंडीशन उसको अलाउ करे वो कोर्स में वैसे में ही डेवलप जो है जाकर के एडमिशन ले। मैं यही कह रहा हूं कि जैसे अपनी सीट पूरी करने के लिए जो लोग उसके कैपेबल नहीं है उन लोगों को भी एडमिशन दे दिया जाता है, जिसके कारण ड्रॉप रेट बढ़ेगा। जैसे सर भी बता रहे हैं कि भाई अपना घर चलाने के लिए किसी आदमी को पूरी डिग्री ना कर पाए, बीच में उसको एग्जिट लेना पड़ता है, तो क्या उसको 12वीं क्लास में और जो जैसे 1 साल में उसको क्या डिफरेंस आ जाएगा, या 2 साल में क्या डिफरेंस आ जाएगा। इस प्रकार सर एजुकेशन पॉलिसी को मैंने पूरी को पढ़ा है, और एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। इसके अंदर जो एक चीज लिखी जाती है कि जो सरकारी संस्थान है उनको स्वायत्त बनाया जाएगा। अब स्वायत्त देखने में शब्द बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब है प्राइवेट किया जाएगा। अब वो प्राइवेट होगा, स्वायत्त होगा, तो वो सारी फीस बच्चों के ऊपर बोझ पड़ेगा और सिर्फ अमीर आदमी तब पढ़ पाएंगे। अब भी बहुत हद तक एजुकेशन में रिजर्वेशन है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपकी फीस लाखों रुपए लगती है साल की, कई लाख रुपए लगते हैं। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो है चल रही है, और वो जो अब कई लाख रुपए फीस लग रही है तो फिर बाकी तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। और जो ये चीजें आगे बढ़ रही हैं तो इसके अंदर भी उसी चीज को आगे बढ़ाया गया है, और आगे जो ये कोर्सेज बाकी जो है, जो सरकारी फीस पर सरकारी यूनिवर्सिटियों में, सरकारी कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका रास्ता बंद हो जाएगा, और फिर उनकी फीस बढ़ने से सिर्फ अमीर आदमी ही पढ़ पाएंगे, बाकी लोग रह जाएंगे। मैं फिर भी ये कह रहा हूं, देखो हर जगह पर ये काम होना चाहिए कि जो ऊपर दिखने वाले सितारे हैं वो सही है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ भारत के हैं, दिखता है सबको, लेकिन जो ये 130 करोड़ लोग बेरोजगार पीछे रह गए, इनकी लाइन का क्या, इनके ऊपर भी तो देश को ही सोचना पड़ेगा। भारत सिर्फ गुड़गांव में, भारत सिर्फ दिल्ली में, भारत सिर्फ मल्टीनेशनल सिटीज में नहीं रहता, गांव में भी रहता है। वहां रहने वाले क्राउड का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या होगा। इस प्रकार से सभी इंस्टीट्यूशन स्वायत्त हो गए तो कैसे बनेगी बात। अभी उन बच्चों को आने जाने के लिए बस पास फैसिलिटी फ्री मिलती है, उनको जो है सस्ती फीस में जो है रिबेट के ऊपर जो है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उसकी पढ़ाई हो जाती है, और कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलते तो उनको कोई एक रास्ता दिखता है। लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी तो फिर बच्चा कहां जाएगा, गांव वाला बच्चा तो गांव में ही रह जाएगा, यह मामला गलत हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन परिमल जी आपको नहीं लगता, क्योंकि देखिए अभी लागू होने की बात हो रही है और उसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, क्योंकि जब भी कोई नई नीति आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारे लूप होल्स सामने आते हैं, फिर उन पर काम होता है। और क्या बदलने के लिए शिक्षा व्यवस्था को कुछ बेहतर करने के लिए जरूरी नहीं है कि एटलीस्ट इम्प्लीमेंट तो हो, एक कदम आगे तो बढ़ा जाए, फिर उसके बाद लूप होल्स आएंगे, फिर उन पर काम होगा। ऐसा हुआ इस शिक्षा नीति के ऊपर इतना विचार विमर्श हुआ है कि शायद पब्लिक में इतने सारे लेक्चर्स हुए, इतने सारे लोगों को फीडबैक लिए, उसके बाद ये शिक्षा नीति लागू हो रही है। और इस शिक्षा नीति की खासियत देखो, पहले क्या होता था कि आपको हर चीज पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में करनी पड़ेगी। आपकी साइंस, आपकी इंजीनियरिंग, आपकी मेडिसिन आपकी अपनी भाषा में होती नहीं थी। अपनी भाषा में होने की बजाय, मातृभाषा होने की बजाय इंग्लिश में पढ़नी पड़ती थी। लेकिन आपने देखा होगा जो बेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, सारे अपनी भाषा में पढ़ते हैं। पहली बार हमारी शिक्षा नीति में इतनी बढ़िया चीज आई है कि आप ये टेक्निकल एजुकेशन अपनी मातृभाषा में
कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा नीति बहुत अच्छी आई है, इसको हमें सब लोगों को बड़ा उसको वेलकम देना चाहिए और शिक्षा नीति के माध्यम से जो पॉजिटिव पॉइंट आने वाले हैं समय में उनकी तरफ हमें देखना चाहिए, ना कि छोटी मोटी चीजें हैं उसको देख के उसको ज्यादा बड़ा बनाया जाए। बिल्कुल। परिमल जी, यहाँ पर अभी आप बात फीस की कर रहे थे और बोल रहे थे कि उसका एक बोझ बढ़ेगा क्योंकि जितने भी बड़े स्कूल हैं उनकी फीस बहुत हाई है। तो चिराग योजना गवर्नमेंट ने लागू की थी जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि हम अपनी तरफ से इतने पैसे देंगे, तो क्या उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों के ऊपर? चिराग योजना, जैसे चिराग योजना बेसिकली कहें तो गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करने की योजना है। गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं ये कहता हूं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने टीचर्स हैं, इन सभी लोगों के ऊपर काम क्यों नहीं किया जाए? जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को रिस्पॉन्सिबल क्यों ना बनाया जाए? गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? जैसे एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, जैसे पहले होता था, राजेश खन्ना की फिल्म भी आई थी रोटी कपड़ा और मकान, अब वो जंगल एज कही जाएगी। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बेसिक मुद्दे हैं, ये फंडामेंटल राइट हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है सभी लोग इसके ऊपर भी काम करें और एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे बहुत अच्छा काम हो रहा है, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। सीईटी का बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट बिल्कुल फेयर आया है। हरियाणा पुलिस का फेयर रिजल्ट आया। एजुकेशन के अंदर युवाओं ने बहुत सारी डिमांड्स उठाई और बहुत सारी चीजें पूरी भी हुई। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन स्कूली एजुकेशन पर जो अच्छा काम दिखना चाहिए उसके लिए नजरें अभी इंतजार में हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दे करके और एजुकेशन को इस लेवल पे करना चाहिए कि ज्यादा अच्छा लगे। दिल्ली सरकारों के अंदर इस प्रकार की बात होती है, दिल्ली स्कूलों का जिक्र होता है। अब मैं कहता हूं कि जो है वो प्रचार ज्यादा, काम उतना अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा हो सकता है। हरियाणा सरकार को भी चाहिए कि एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के चीजों को आगे बढ़ाएं और चीजें आगे अच्छी चलें। ठीक है, बिल्कुल। कुछ एक लोग सवाल है, एक सवाल है, ऑडियंस से सवाल है। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जैसे सर कहते हैं प्रिमियल सर कि शिक्षा और एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रही है सरकार, लेकिन कई बातें ऐसी भी हैं जैसे लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं जी, आईटीआई में सीट हरियाणा सरकार लड़कियों के लिए सीट अलॉटमेंट तो कर देती है। जैसे आईटीआई में फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की सीट अलॉटमेंट कर रखी थी हरियाणा सरकार ने, लेकिन उसका पूरा क्राइटेरिया नहीं दे रखा था कि गर्ल्स के लिए ये है, बॉयज़ के लिए ये है। मैंने उसमें अपना फॉर्म अप्लाई किया, मेरे लिए वही जो लड़कों का क्राइटेरिया है 165 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट, वही था। लेकिन मैंने वहाँ जाके पूछा, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया सर, उसकी वजह से मैं रह गई। लड़कियां कोशिश भी करती हैं आगे बढ़ने की, फिर उनको वहाँ जाके मैंने पूछा सर से कि क्यों नहीं हो रहा सर मेरा, कह रहे हमें कोई पता नहीं, आप ऊपर जाओ। ऊपर आगे फिर कहाँ जाएं लड़कियां जी? घर से एक पहली बात तो बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं, ऊपर से फिर बोलेंगे घर वाले भी चलो भाई नहीं तुम्हें दे रहे एडमिशन, घर बैठ जाओ। तो शिक्षा में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, अकेले परिमल सर कुछ नहीं ठीक कर है, सकते। चलिए परिमल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूं, सरकार की तरफ से जो यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं, सर बैठे हैं, ये अगर जवाब लेंगे और जो है इनसे। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हूं उसमें 70% लड़कियां पढ़ रही हैं और पढ़ाने वाली भी लेडीज हैं 70%। और इससे पहले मैं YMCA यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था, वहाँ भी ऐसा ही था। तो मैं नहीं मानता कि लड़कियां पीछे हैं। ये हो सकता है कि पर्टिकुलर केस ऐसा हो जिसमें उन्होंने जो पैरामीटर्स हैं वो उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं और समय के साथ में वो शायद बदलाव हो जाएगा उसमें। कुछ जो है ना इस प्रकार से ह्यूमन एरर रह जाते हैं, उसमें सिर्फ एक ऑप्शन के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, आपको अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए। जैसे एक जगह अप्लाई किया तो उसके साथ साथ दूसरी जगहों पर भी करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जैसे नई चीज बन रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसमें कई चीजों पर ध्यान नहीं होता है। अब जैसे ये केस आया है तो इस केस के बाद जो है जैसे लोगों को पता चलता है कि ये कमी रह गई, तो उन चीजों को फिर वो आगे पूछते हैं, जैसे भी फीडबैक लेते हैं, और ये प्रोसेस होता है। नई चीज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग जो है ना जैसे अपने अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बाकी चीजों के लिए अपने बैकग्राउंड को देख करके, और ये बात क्यों नहीं सोचते जैसे मैं भाई लड़का हूं तो लड़कों जैसे काम करें, लड़कियां तो लड़कियां जैसे काम करें। और अब उस प्रकार से नहीं रह गया है। आप टीचिंग में घर से बाहर निकलिए, आप बाकी चीजों में, जर्नलिज्म में घर से बाहर निकलिए। जैसे और अब तो फोर्स में भी जो है हर जगह पर एंट्री खुल गई है, पुलिस में हर जगह पर एंट्री है। तो कुछ चीजों में अगर जो है नहीं है तो हमें क्या उसी डिपार्टमेंट में जाना, दूसरी जगह हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल, ये ज्यादा बढ़िया तरीका परिमल है। जी सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि अपनी कमियों पर ध्यान मत दीजिए, जो खूबियां हैं आप उन्हें बेहतर कीजिए, आपको जरूर नौकरी मिलेगी और आप सफल भी होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोगों से गुजारिश है आप लोग मंच पे रहिए।
Presented by Signature Global. Associate sponsorship Sanskaram Group of Schools, Jhajjar. Partner MD Plastic. Complete your needs. Education partner Sanskaram Veterinary College, Patauda. Jhajjar Best College in Delhi NCR. Health partner RV Healthcare Super Speciality Hospital, bringing world-class healthcare to your doorstep. The Site Avenue, India's best eye hospital in Delhi NCR. Canvin Foundation, उम्मीद स्वस्थ भारत की. स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर. वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस.